लगभग 1 बजे का समय था। सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के सांस लेने की आवाज भी दूर तक सुनाई दे सकती थी। चौराहे की तरफ एक परछाई बढ़ रही थी। काले कपड़े पहनी एक औरत, जिसने अपना चेहरा पूरी तरह से कपड़े से ढका हुआ था। उसके हाथों में एक काले रंग की पोटली थी। चौराहे पर पहुंचकर वो रुक गई। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से कुछ भयानक सामग्रियां निकाली। एक नींबू जिस पर अनगिनत पेंस चुभाई गई थी, एक लाल साड़ी का टुकड़ा और सुहागन का श्रृंगार। उसने वहां एक दिया जलाया। दिया ठंडी और तेज हवा के बावजूद बुझ नहीं रहा था। वो चौराहे की अंधेरी गलियों में पूरी तरह जल रहा था। तभी कुछ दूर से शोर सुनाई दिया। 4 दोस्त शायद किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। उस पोटली को वहीं चौराहे पर छोड़कर वो औरत उल्टे कदमों से वहां से बहुत तेजी से निकल गई। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी, मगर वो लाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी, जिस वजह से उन 4 दोस्तों को सड़क पर ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे हंसी मजाक करते हुए चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि अचानक प्रियांशी का पैर चौराहे पर रखे उस सामान पर पड़ गया। उसी पल स्ट्रीट लाइट ने फ्लिकर करना बंद कर दिया और सड़क पर एक अजीब सी शांति छा गई। ओह माय गॉड, प्रियांशी, ये क्या किया तूने? पता है ना, चौराहे पर कितनी सावधानी से चलना चाहिए। पैर पड़ गया ना तेरा उस सामान पर। एक काम कर, अभी इसी वक्त माफी मांग ले। बोल दे कि गलती से तेरा पैर इस पर पड़ गया है, और जिसके लिए भी ये क्रिया का सामान रखा है वो तेरे पीछे ना आए। क्या? कितना ज्यादा फट्टू है रे तू। अरे कुछ नहीं होता ये सब। ऐसे रास्ते पर पड़े सामान पर पैर रखने से भूत किसी के पीछे आ जाते हैं क्या? अरे इसे तू क्या बोल रही है? इसे तो हर चीज से डर लगता है। पता है ना, उस दिन किले में हम लोगों की परछाई से ही ये डर गई थी। देखो, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पैर चौराहे पर पड़ा है, इसे मजाक मत समझो और माफी मांग लो, वरना क्या? बेवकूफ कहेंगी। खुद तो इतना डरती है, हमारा भी दिमाग खराब कर देती है। नहीं मांग रही मैं माफी। जा, जिस भूत को जो करना है वो कर ले। प्रियांशी का अहंकार उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने आयुषी की चेतावनी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसी सामान पर पैर पड़ा था ना मेरा, अब देख मैं क्या करती हूँ। प्रियांशी ने चौराहे पर रखे सामान का मजाक उड़ाते हुए उसे जोर से ठोकर मारी और ठहाके लगाती हुई आगे बढ़ गई। आयुषी को छोड़कर बाकी दोस्त उसे बस एक मजाक समझ रहे थे। आयुषी तो बुदबुदाते हुए और भगवान का नाम लेते हुए तेजी से आगे निकल गई, लेकिन प्रियांशी नहीं जानती थी कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। कुछ देर बाद वे सब अपने अपने घर पहुंच गए। प्रियांशी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, कपड़े बदले और बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने सोने के लिए जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई कमरे के किसी कोने में बैठकर बहुत ही धीमी आवाज में सिसक सिसक कर रो रहा हो। ये कैसी आवाज आ रही थी अभी? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। प्रियांशी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, इसलिए उसने करवट बदली और फिर से आंखें बंद कर ली। लेकिन इस बार सिसकियां और भी स्पष्ट और तेज थीं। प्रियांशी ने झटके से अपनी आंखें खोली और कमरे के हर कोने को बारीकी से देखा, लेकिन कमरा खाली था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जैसे ही फिर से लेटने की कोशिश की, उसकी नजर छत वाले पंखे पर गई। पंखे पर लाल रंग की साड़ी पहनी एक औरत बैठी हुई थी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस खालीपन और गुस्सा। वो प्रियांशी को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। ये क्या है? क्या ये हकीकत है या कोई बुरा सपना?
प्रियांशी ने डर के मारे अपनी आंखें झपकाईं। जैसे ही उसने आंखें खोली, पंखा खाली था। प्रियांशी ने राहत की सांस ली ही थी कि अगली ही पल जैसे ही उसने फिर से पलक झपकाई, वो भयानक साया पंखे से झपटकर सीधा उसके ऊपर आ गिरा। प्रियांशी की चीख सुनकर बगल वाले कमरे में सो रहे उसके माता पिता मनोहर और अनीता घबराकर दौड़ते हुए प्रियांशी के कमरे में आए। क्या हुआ? क्या हुआ तुझे प्रियांशी? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तू? सब ठीक तो है ना बेटा? कोई बुरा सपना देख लिया क्या तूने? तू इतनी बुरी तरह कांप क्यों रही है? प्रियांशी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा, पर उसके होंठ कुछ भी बोलने में असमर्थ थे। वो बस सन्न होकर देख रही थी। क्या मैं ये सब बताऊं? अगर मैंने बताया कि मैंने क्या देखा, तो क्या ये यकीन करेंगे? प्रियांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा तकिए में दबा लिया और दूसरी तरफ मुड़कर लेट गई। प्रियांशी, हम तुझसे पूछ रहे हैं, बोल कुछ तो। लगता बच्ची सदमे में है। चलो, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी, तब पूछ लेंगे। कोई जवाब न मिलने पर वे दोनों भारी मन से अपने कमरे की ओर चले गए। उनके जाते ही प्रियांशी का व्यवहार अचानक बदलने लगा। माता पिता के जाने के कुछ ही पल बाद प्रियांशी के शरीर की हरकतों में एक अजीब सा ठहराव और फिर एक भयानक चुस्ती आ गई। वो धीरे से बिस्तर से उठी। उसकी चाल में अब वो सादगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा लचकदार भारीपन था। उसने खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ा किया। आईने में उसका अपना चेहरा उसे किसी और ही का लग रहा था। उसने अपनी गर्दन को एक झटके से मोड़ा और आईने में देखते हुए एक बेहद भयानक अमानवीय मुस्कान बिखेर दी। अब खेल शुरू हुआ है। जोर जोर से हंसते हुए अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अनजानी मौजूदगी महसूस हो रही थी। अगली सुबह हुई, लेकिन घर में आम दिनों जैसी चहल पहल नहीं थी। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर प्रियांशी के कमरे का दरवाजा बंद था। प्रियांशी, बेटा उठ जा, नाश्ते का टाइम हो गया है। आज कॉलेज नहीं जाना है क्या तुझे? मनोहर, सुनो, ये प्रियांशी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मैंने कितनी बार आवाज दी। मनोहर ने घबराकर दरवाजा जोर से धक्का दिया। अंदर का दृश्य देखकर अनीता के मुंह से चीख निकल गई। प्रियांशी फर्श पर उसी हालत में पड़ी थी जैसे वो रात को गिरते समय थी। उसका चेहरा बिखरा हुआ था और बाल उलझे हुए थे। ये क्या हो गया प्रियांशी को? प्रियांशी, बेटा आंखें खोल। अनीता, जल्दी पानी ला, ये तो पूरी तरह ठंडी पड़ रही है। मनोहर ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद प्रियांशी के शरीर में हलचल हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बेजान नजरों से अपने माता पिता को देखने लगी। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? और तू जमीन पर कैसे गिर गई थी? कल रात से ही तू न जाने कैसी कैसी अजीब हरकतें कर रही है। कल कुछ हुआ था क्या जो तू हमें बता नहीं रही? प्रियांशी ने अपनी मां की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो बस एकटक अपनी मां को घूरती रही। कोई जवाब नहीं मिला। अनीता ने धीरे से प्रियांशी का चेहरा साफ किया और उसके लिए नाश्ता लेकर आई।
बेटा थोड़ा खाना खा ले, तुझे ताकत मिलेगी। नाश्ता देखते ही प्रियांशी खाने पर ऐसे झपट पड़ी जैसे उसे कई हफ्तों से खाना न मिला हो। उसने आधा खाना तो अपने मुंह के बजाय जमीन पर बिखेर दिया। अरे प्रियांशी, ये किस तरीके से खा रही है तू? ये क्या कर रही है बेटा? प्रियांशी ने अपनी मां को घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी फर्श पर रेंगते हुए एक कॉकरोच पर उसकी नजर पड़ी। उसने बिना एक पल गवाए उस कॉकरोच को हाथ में उठाया और उसे चॉकलेट की तरह चबाकर खा गई। ये क्या देख रहा हूं मैं? अनीता, ये हमारी बेटी नहीं हो सकती। इसका दिमाग तो हिल गया है। प्रियांशी के पिता ने झटपट उसे पकड़ा और बिस्तर पर लिटाया। तभी वो फिर से बेहोश हो गई। अनीता, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। शायद हमें इसे अभी अस्पताल लेकर जाना चाहिए। डॉक्टर, आपको लगता है डॉक्टर इसे ठीक कर पाएगा? मुझे तो लगता है हमारी बेटी को डॉक्टर की नहीं, किसी तांत्रिक की जरूरत है। इसकी हरकतें देख रहे हैं आप? चुप करो तुम। औरतों को हमेशा इस झाड़ फूंक के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। मैं इसे डॉक्टर के पास ही लेकर जाऊंगा। मनोहर और अनीता घबराए हुए प्रियांशी को अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। उसके माता पिता ने डॉक्टर को वो सारी अजीब हरकतें बताईं जो प्रियांशी ने की थीं। देखिए, प्रियांशी की हालत देखकर लगता है कि उसके दिमाग पर किसी सदमे का गहरा असर पड़ा है। वो शायद मानसिक तनाव से गुजर रही है। हम अभी उसका इलाज शुरू करते हैं। प्रियांशी को उसी वार्ड में रखा गया जहां एक और मरीज भी भर्ती थी, जिसकी हालत बेहद नाजुक थी। रात भर डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुबह होने से पहले ही उस मरीज ने अपना दम तोड़ दिया। आई एम सो सॉरी मिस्टर अनीश। हमने पूरी कोशिश की मगर वो नहीं बची। पूरे अस्पताल के कमरे में सन्नाटा और मातम पसर गया। तभी प्रियांशी, जो अब तक अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, अचानक ऐसे उठ बैठी जैसे किसी ने उसे भीतर से खींचकर खड़ा कर दिया हो। आप इस तरह रोइए मत मम्मी पापा। आप लोगों ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी जिंदगी बस इतनी ही लिखी थी। इसीलिए आप परेशान मत होइए। ये सब तू क्या बोल रही है बेटा? तू तो बेहोश थी। मनोहर की बात पूरी होने से पहले ही प्रियांशी का शरीर जोर जोर से तड़पने लगा और वो बिस्तर पर निढाल होकर गिर गई। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? अभी तो ये होश में थी, अचानक ये क्या हो गया? देखिए, ये मेडिकल साइंस की समझ से बाहर है। आपकी बेटी मानसिक रूप से बहुत बीमार है। जो कुछ भी वो देख रही है उसका उसके दिमाग पर असर हो रहा है। लेकिन मेरी बेटी तो बेहोश थी। उसे कैसे पता चल गया कि कमरे में उस मरीज की मौत हो गई है? मैं आपसे कह रही हूँ, ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है। ले चलो इसे यहाँ से। अनीता, चुप करो तुम। डॉक्टरों को अपना काम करने दो। प्रियांशी अस्पताल में 2 दिन तक एडमिट रही। उसकी शारीरिक हालत में थोड़ा सुधार आया तो डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। घर पहुंचने के बाद रात के सन्नाटे में प्रियांशी फिर से अपने कमरे में लेटी हुई थी। प्रियांशी को ऐसा लगा जैसे उसके इर्द गिर्द एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आवाज इतनी तेज थी कि लगा उसके कान फट जाएंगे। बंद करो इसे, बंद करो। ये आवाजें मेरे सिर के अंदर क्यों आ रही हैं? उसने अपनी नजर घुमाकर देखा। कमरा अब कमरा नहीं रहा था। वहां अनगिनत आत्माएं खड़ी थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे वो पहचानती थी। वृंदा, वृंदा, तुम तो पिछले हफ्ते ही मर चुकी हो। तुम मुझे कैसे दिखाई दे रही हो? प्रियांशी जैसे जैसे डर के मारे पीछे हट रही थी, वो आत्माएं उसके और करीब आती जा रही थीं और फिर
एक एक करके उन सब ने प्रियांशी के शरीर के भीतर प्रवेश करना शुरू कर दिया। प्रियांशी का शरीर अब उसका अपना नहीं रहा था। वो बिल्कुल भारी हो चुका था। उसकी आंखों में एक साथ कई चेहरों का अक्स दिखाई दे रहा था। वो अजीब अजीब और डरावनी आवाजों में कुछ बड़बड़ाने लगी। प्रियांशी के बड़बड़ाने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके मम्मी पापा दौड़कर कमरे में आए। जो नजारा उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्रियांशी का शरीर अजीब तरह से ऐंठ गया था। उसकी हड्डियां तक मुड़ चुकी थी। वो फर्श पर हाथ पैरों के बल किसी जानवर की तरह रेंग रही थी। मनोहर, मैंने बोला था ना कि हमारी बेटी को तांत्रिक बाबा की जरूरत है। अभी के अभी किसी को लेकर आइए, वरना इसकी हालत संभलने में नहीं आएगी। ए बुढ़िया, तू चाहे किसी को भी बुला ले, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसने खुद अपने अंदर आने का न्योता दिया है, इसीलिए अब कोई इसे हमसे अलग नहीं कर सकता। इसका शरीर अब हमारा घर है। अगर हमें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो ये लड़की भी फिर हमारे साथ ही जाएगी। प्रियांशी के मुंह से ये सुनकर मनोहर और अनीता के होश उड़ गए। प्रियांशी की हर हड्डी मुड़ चुकी थी, फिर भी वो एक भयानक मुस्कान के साथ अपने माता पिता की तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगी। प्रियांशी को रेंगते हुए अपनी ओर आते देख मनोहर ने हिम्मत जुटाई। उसने अनीता का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के बाहर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से ताले की आवाज आई, लेकिन अंदर से आने वाली हंसी और भी डरावनी हो गई थी। मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर तांत्रिक के पास पहले चले जाते तो प्रियांशी की ये हालत ना होती। रात भर मंदिर में दिए जलते रहे। अगली सुबह मनोहर सीधे शमशान पहुंचा। अघोरी बाबा के चरणों में गिरकर उसने पूरी दास्तान सुनाई। चिंता मत करो, कल ब्रह्म मुहूर्त में उन अघोरियों के साथ हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे। तब तक यह रक्षा सूत्र प्रियांशी के कमरे के बाहर बांध देना। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 52 अघोरियों ने घर के बीचों बीच अपना आसन जमाया। यज्ञ की अग्नि धधक उठी। जैसे ही मंत्रों की शक्ति कमरे के भीतर पहुंची, प्रियांशी की चीखें बाहर तक सुनाई देने लगी। जाओ, रक्षा सूत्र पहनो और इसे घसीटते हुए बाहर लाओ। मनोहर और अनीता ने कांपते हाथों से प्रियांशी को बाहर निकाला। 51 अघोरियों के महायज्ञ के मंत्रों से एक एक करके आत्माएं उसके शरीर से निकलने लगी। पूरे 5 घंटे के संघर्ष के बाद आखिरी आत्मा निकलते ही प्रियांशी फर्श पर निढाल होकर गिर पड़ी। अघोरी बाबा ने उसके शरीर का शुद्धिकरण किया और उस द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जो चौराहे की उस गलती से खुल गया था। प्रियांशी की जान तो बच गई, लेकिन वो घटना उसके जीवन पर एक गहरा निशान छोड़ गई। इसीलिए कहा जाता है, चौराहे पर रखी क्रिया सामग्री से हमेशा सावधान रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि वो किस खतरनाक बला का हिस्सा है और आपका एक गलत कदम आपकी दुनिया बदल सकता है।